इस समय हम ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आज की तारीख में किसी परिचय की मोहताज कतई नहीं है। इनका नाम है अशोक सिंह भदौरिया। अशोक सिंह भदौरिया वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार के जंगलों में जब आतंक हुआ करता था डकैतों का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार परेशान थी, नकेल कसने में नाकाम थी। उस दौर में जब पीक आवर्स हुआ करता था, पीक टाइम था डकैतों का, उस समय एक जवान की एंट्री होती है सब इंस्पेक्टर के तौर पे, पोस्टिंग जैसी होती है। पोस्टिंग के पहले ही साल ये बंदा ऐसा कारनामा कर दिखाता है जिससे लगता है कि ये बंदा आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है। पहले ही साल उस बंदे ने एक एनकाउंटर किया, एक डकैत को ढेर किया। जब पहली बार जब डकैत को एनकाउंटर में मारा, उसके बाद इनके फिर डकैतों को मारने का सिलसिला फिर कहीं रुका नहीं। 116 डकैतों को ये अब तक यमपुरी पहुंचा चुके हैं। अब तक आपने सुना होगा डकैतों पर इनाम रखा जाता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में जहाँ तक मैं समझता हूँ पहली बार डकैतों ने पुलिस वाले पे इनाम रखा था, वो भी 5-10 लाख नहीं, 50 लाख रुपए। क्या कहानी थी साहब, बताइए। नमस्कार आप लोगों को। मैं जानना चाहूँगा अशोक जी, आप अपनी कहानी शुरू से हमें बताएं। अशोक जी की कहानी, हम उनकी जवानी सुनना चाहेंगे। सब कैसे शुरुआत हुई करियर की आपकी, वो बताइए। शुरुआत तो बहुत लंबी हो जाएगी। बताइए सर, हम सुनने को तैयार हैं। मेरी पोस्टिंग 82 में हुई थी यहाँ ग्वालियर में, डबरा में। तब उस समय यहाँ डकैतों का आतंक था। तो पोस्टिंग के कुछ दिनों बाद ही वहाँ एक बाला सकूरा नाम के 2 डकैतों का बड़ा आतंक था। वहाँ की पब्लिक भी परेशान थी, लोग आना जाना नहीं करते थे। तो उसका टास्क दिया गया था मुझे वहाँ एसपी के द्वारा। तो मैंने फिर वहाँ 2 महीने मेहनत करके उसके इन्फॉर्मर पैदा किए और उनको एनकाउंटर में ढेर किया। आमतौर पर जब एनकाउंटर का मामला होता है साहब, बहुत अनुभवी, बहुत सुलझे हुए आदमी को ऊपर इंस्पेक्टर को, ऑफिसर को काम दिया जाता है। आप बिल्कुल नए नए थे, आप पे एसपी ने इतना बड़ा भरोसा किया और आपने भी उस भरोसे पे अपनी मोहर लगाई, कामयाबी हासिल करके दिखाई। तो क्या वजह है कि एसपी साहब ने आपको डायरेक्ट ये टास्क दिया? आपने क्या उन्होंने देखा है सर? उसकी वजह ये थी कि उन्हें मालूम था कि मेरे फादर भी पुलिस में एसपी से रिटायर हुए थे। उन्होंने कई डकैतों को धराशायी किया था मुठभेड़ में। तो उनको ये विश्वास था कि हाँ ये काम कर लेंगे। उनको ये विश्वास था कि अशोक जी कमाल करेंगे और उन्हें कमाल कर दिखाया। कमाल करने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, 116 तक पहुँचा। 116 तक पहुँचने के बाद भाई साहब ने जो है काउंटिंग करना बंद कर दिया। क्यों साहब, ऐसा क्यों किया आपने? अब ऐसा हो गया कि बाद में घर वालों ने भी कहा, इन्हें मेरी मिसेज ने भी बोला कि अब बहुत मार लिए, अब तो बंद कर दो उसको मारना। तो चलो अब तुम्हें तीर्थ यात्रा करवा लाएँ, गया करवा लाएँ, सब तीर्थों को घुमाना है, अब मत मारना। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो मारते भी थे उनको बताते नहीं थे, काउंटिंग नहीं करते थे। जो हम इधर उधर मार भी लाते थे तो घर में नहीं बताते। मतलब जिससे डाकू डरते हैं वो अशोक बधेली अपनी पत्नी से डरता है? नहीं ऐसा नहीं था। फिर कैसा था साहब? वो थोड़ी धार्मिक टाइप की महिला हैं, पत्नी धार्मिक हैं, तो इन मामलों में थोड़े से कहते कि आप बहुत मार लिए अब। और उसके साथ साथ वो गया भी गई, हमको लेकिन गया जी में सबका जितने डकैत मारे उनका श्राद्ध किया। एक नई पहल की। इसके बाद रामेश्वर गए। आपकी पत्नी जी को आपका मारना पसंद नहीं आया या उनको लगा कि आप कोई पाप कर रहे हैं, ऐसा लगता है? ऐसा क्या क्या लगा उनको? उन्हें ये लगा कि अब बहुत मार लिए, अब ये मारते ही रहेंगे। और चूँकि बीच में मुझे भी गोली लग गई थी, मेरे 4-5 साथी भी शहीद हो गए थे, तो एक डर भी था उन्हें, कहीं ऐसा नहीं हो गया आगे इनको भी ना लग जाए या इनका भी कोई ऐसा असर ना हो जाए। और दूसरा सर एक चीज़ बताइए, आपने एक AK-47 से 100 लोगों को निशाना बनाया। आपको वो हथियार इतना प्यारा था कि आप उसको डार्लिंग बोलते थे।
तो आपकी पत्नी क्या बोलती थी? कुछ ऐसा उनका रिएक्शन क्या होता था? उनकी पत्नी पहले तो थोड़ा हंस के मजाक में बोलती थी कि हमारी सौतन को साथ में लेके घूमते हो। ये तो हंसी की बात हुई, लेकिन वो क्या है, मेरे हाथ में लगी हुई थी, उसका उस पर मेरा बहुत ही अटूट विश्वास था, उसने कभी धोखा नहीं दिया। और जब भी मैं कोई ऐसी इनकाउंटर में या कोई ऐसी जगह फंस गया हूँ तो उसने मेरी बहुत मदद की। आमतौर पे जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं सबके नाम आपने सुने होंगे। खासतौर पे शहरों में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके मुखबिर होते हैं, नेटवर्क होता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, शहरों में ये नेटवर्क मुखबिर जाना उड़ाना बहुत आसान काम है। आसान काम नहीं है, फिर भी बिहार में कहाँ पे डकैत छुपे हुए हैं, कितनी संख्या में हैं, कितने हथियार हैं, उन लोगों को जंगल में ढूंढना 2 दिन 5 दिन 10 दिन घूमना फिरना, भूखे प्यासे घूमना, उस कंडीशन में जब गाँव वाले आपको मदद करने को तैयार नहीं है, इतनी विकट स्थिति में 116 लोगों को मारना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम रहा होगा सर। सब ये बताइए, सबसे पहला एनकाउंटर तो आपने बताया इसका, कि बड़े-बड़े कुछ नाम बताइए जिनको आपने यमलोक पहुँचाया है। वैसे तो यहाँ जितने भी बड़े बड़े डकैत होते हैं सभी का सफाया किया है। उनमें है दयाराम गडरिया का गिरोह, रकबर का गैंग, पप्पू गुर्जर गैंग, हरी बाबा गैंग, सवाली बाबा गैंग, ऐसे कई गैंग हैं। सभी का करीब करीब हम लोगों की टीम द्वारा ही सफाया किया गया। सर हम लोग बात करें, हम चूंकि शहर से आए हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं जंगलों के बारे में, भीड़ों के बारे में। आप तो डॉक्टर भी हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। पहले दौर के जो डकैत हुआ करते थे, मान सिंह की बात की जाए, मोहन सिंह की बात की जाए, और अब के डकैतों में बेसिकली क्या फ़र्क लगता है सब आपको? पहले की डकैतों की बात अलग रहती थी। पहले की डकैतों को जो महिलाओं को बड़ी इज्जत देते थे, गांव वालों की पंचायतें करके उनका निपटारा करते थे। कोई झगड़ा भी हो जाए तो उसको सुलझा दे देते थे, तो गांव वाले उनकी मदद करते थे। और बाद में तो जो जो नए डकैत आए वो फिर महिलाओं से भी छेड़खानी कर देते थे, उनको भी पकड़ के ले जाते थे। तो पहले के डकैतों को तो बागी बोलते हैं यहाँ के जो अंचल में, चंबल के क्षेत्र में, और बाद वाले डकैतों को डाकू बोलते हैं। हाँ। पहले के डकैत नियम के पक्के रहते थे और कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे समाज के लोग दुश्मन हो जाएं, गांव वाले तो उनके विरोधी हो जाएं। तो गांव वाले भी उनकी मदद करते थे। और पुलिस के पास भी इतने संसाधन नहीं थे जब, हालांकि पुलिस उनका उन्मूलन करती आई है शुरू से ही, लेकिन उसमें जनता में जो उनकी छवि रहती, वो अपनी छवि रावण होट की छवि बनाते थे कि लोगों को कहे कि अरे इनसे अच्छा तो कोई है नहीं, तो लोग वाग और प्रेरणा लेके उनके साथ शामिल हो जाते थे। तो आप देखिए, गैंग में होते थे 20-25 लोग, लेकिन कैजुअल मेंबर होके 100 आदमी उनके मेंबर बन जाते थे, 150 आदमी हो जाते थे। वो सब उनकी मदद करते थे। आप लोगों को क्या तकलीफ आती थी इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने में? क्या संघर्ष का दौर रहा होगा साहब? उस समय डकैतों का तो ये था कि 45-50 किलोमीटर एक दिन में चल लेते थे पैदल, तो हम लोगों को भी पैदल चलना पड़ता था। क्योंकि इन्फॉर्मर नहीं मिल पाते थे तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जंगल में पूरा खोजना। और फिर हम तो धीरे धीरे ऐसे खोजते थे कि कहाँ पानी की जगह है, कहाँ गैंग रुकेगा। फिर रात में हम लोग पैदल चल के पहाड़ियों के ऊपर छुप जाते थे और फिर देखते थे कहाँ धुआं उठ रहा है, कि उनका अपना खाना वाना बना रहे हों या कोई पानी की जगह है, वहाँ बाज करते रहते थे। जब नहीं मिलते थे तो दूसरे दिन दूसरी पहाड़ी पर जाते थे, 50 किलोमीटर फिर चलते थे। ऐसे एक बार में एक गैंग को ढूंढने में 10-10 दिन लगा लेते थे। जिस तरीके से आपका नेटवर्क होता था मुखबिरों का, उसी तरीके से डेफिनेटली उनका भी नेटवर्क रहता होगा। कभी ऐसा मौका आया कि जिसको शिकार करने आप लोग जा रहे हो, वो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा रिवर्स ब्रेक आया हो, ऐसा कभी हादसा हुआ सब? ऐसा भी कई बार हुआ है। एक बार की घटना सुनाता हूँ। हम लोग दही गडरिया गैंग के लिए पीछे लगे थे, 3-4 दिन हो गए थे, गर्मी के दिन थे, परेशान हो गए थे और
तो हम लोगों को एक छोटा सा तालाब टाइप का था, 3 पहाड़ियों के बीच में पानी भरा था। तो हम लोगों ने कहा कि भूखे प्यासे हैं, चलो थोड़ा नहा लेते हैं, इससे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो हमने अपने 2 सिपाही राइफल लेके संतरी करके लगा के हम सब लोग कपड़े उतार के और नहाने लगे। नहाते में क्या हुआ, हंसी मजाक चल रहा था, तो वो दोनों का ध्यान भी हमारी तरफ था, संतरियों का हमारे, और इतने में गैंग आ गया। गैंग जैसे ही आया तो वो भी एकदम नहीं समझ पाए कि इतने लोग कौन नहा रहे हैं। उनने जैसे ही मालूम पड़ा, संतरियों ने देखा तो संतरी ने एक फायर किया, सोई उन्होंने गाली देना और शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ फायर करे। हम लोग भी क्रॉलिंग करते हुए बिना कपड़े पहने जो किनारे पे बंदूक फायर करते रहे। भगवान की वो थी कि हम लोग बच गए उस दिन, कोई हानि नहीं हुई, किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन वो लोग भी खूब गालियाँ बकते हुए हम लोगों में फायर करते रहे, फिर हम लोग भी फायर करते रहे। तो ऐसे उस दिन। अब हथियारों की अगर बात की जाए तो जैसे अत्याधुनिक हथियार तो अभी भी शामिल हुए आपकी पुलिस फोर्स में, उस समय इन लोगों के पास में जो हथियार होते थे वो नए होते थे, पुराने होते थे, क्या था उनका सिस्टम? नहीं, वैसे तो डकैतों के पास 315 बोर, 306 बोर और अच्छे अच्छे हथियार रहते थे, लेकिन जो बाद में गैंग हुए इनके पास तो आधुनिक हथियार आ गए थे। इनके AK-47 भी रहती थी, SLR रहती थी, मार्क 3 रहती थी। तो हथियारों में ये लोग कमी नहीं पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस से इनके कम हथियार हों। अच्छा, मतलब मुकाबला बराबरी का ही रहता होगा। मुकाबला बराबरी का। और 1-2 ऐसे गैंग है वो तो LMG भी रखते थे। सब आपको रिटायर्ड हुए भी काफ़ी समय हो गया, काल सा हो गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके बंगले के बाहर गन्नर अभी भी मौजूद है। क्या अभी भी धमकी का सिलसिला जारी है साहब? हाँ, धमकियाँ तो आती रहती हैं। अब वो जिनके घर वाले मारे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, जिनके सहयोगी हैं, तो वो थ्रेडिंग करते रहती हैं, धौंस देते रहते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ने PSO दे रखा है, तो वही सुरक्षा का साधन है। और कुछ हम लोग भी अपना बचाव करते रहते हैं, लेकिन क्या है कि थ्रेडिंग तो आती रहती है। हाँ, वो लड्डू वड्डू बांटे थे, वो क्या मामला था? अब वो तो उस समय जब मेरी इनकाउंटर में एक गुर्जर गैंग से इनकाउंटर हुआ था, उसमें गोली लग गई थी और मैं बिस्तर पे था। यहाँ डॉक्टरों ने कह दिया था कि पैर काटना पड़ेगा पूरा। तो उन डकैतों को जो समाचार मिला गैंग को, तो उन्होंने एक मन लड्डू पूरे क्षेत्र में बंटवाया कि अब तो वो हमें मारने वाला तो गया, वो तो उसका पैर कट गया, अब हम सुरक्षित, अब हमें कोई नहीं मार सकता। अब सोचिए कितना आतंक रहा होगा कि डकैतों ने खुशी में एक मन लड्डू बांट दिए। सब मैंने सुना है कि इतने ज़्यादा चिढ़ते थे डकैत आपसे, डरते भी थे, चिढ़ते भी थे और बाकायदा उन्होंने इनाम भी रखा था। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने सुना हो कि किसी पुलिस वाले के ऊपर डकैतों ने 50 लाख का इनाम रखा। कौन ने रखा था वो, कौन माइकल लाल था, बताएंगे सर? वो दयाराम गडरिया था डकैत, अब तो मारा गया उसको। लेकिन उसमें कई ऐसी खूबियाँ भी थी उसमें कि जो भी किडनैप पर्सन रहते थे वो उसी की भाषा बोलने लगते थे। मतलब समझाइए साहब। मतलब जैसे कोई किडनैप पर्सन हो, जैसे अभी पहले एक यहाँ पाड़रखेड़ा रेलवे स्टेशन था, वहाँ के इंजीनियर थे रेलवे के, ध्यानंद, उनको किडनैप किया। उनके किडनैप के बाद हम लोग बहुत, उनके पुलिस का भी दबाव और बाकी प्रशासन का दबाव, मंत्रियों का दबाव सबका था, तो उनके पीछे, गैंग के पीछे लगे रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारा उनसे सामना हो गया, गोली चल रही है, हम उनको आवाज़ लगा रहे हैं कि हम पुलिस हैं, आ जाओ हमारे पास। तो हमारे पास ना आते हुए वो गैंग के पास ही चले गए, दौड़ के उन्हीं के पास। उनको ज़्यादा मानते थे, बोले नहीं वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। बाद में मैंने उनसे कहा कि हम तो तुम्हें बचाने गए, जब उन छूट के आए वो रैंसम दे के, 1 करोड़ रुपए रैंसम दी उनने, तब छूट के आए वो। तो हमने पूछा कि उस बार तो हम वैसे ही आपको छुड़ा रहे थे, तो बोले वो नहीं वो अच्छा आदमी है, हम तो उसी को। अरे जिसने 50 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था, क्या वो शख्स आपके हाथों मारा गया? हाँ, सही बात है ये। सही बात है ये। ऐसा भी होता है, कई बार दाव उल्टा भी पड़ता है। कानून अपना काम करता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, दुनिया जानती है,
लेकिन फिर भी वो गडेरिया साहब जो है 50 लाख का इनाम रखता है। आ बैल मुझे मार वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है। और किस्मत देखी कि भदौरिया साहब के हाथों ही उसका अंत, जो इनका अंत करना चाह रहा था, इनाम रखा था, उसका अंत भी इन्हीं के हाथों हुआ। सब कोई ऐसा मलाल रहा आपको कि मैं काम नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा मलाल तो नहीं रहा, लेकिन जो था मेरी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजी साहब से ऐसी मीटिंग कई बार हुई और उनको ये कहा कि उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल ही मध्य प्रदेश से समाप्त कर दो। बीच में तो क्या हुआ कि यहाँ से भाग के राजस्थान में चले जाते थे, राजस्थान वालों से कांटेक्ट करना पड़ता था, यूपी में चले जाते थे, चंबल पार की उधर यूपी में वहाँ की चले सरकारें, वहाँ की पुलिस आपको मदद करती थी सब? हाँ, मदद करती थी, पुलिस तो मदद करती थी, ज़्यादा हो तो ऊपर लेवल पे बात कर लेते थे हम, तो मदद करती थी। ओके। 116 के बाद आपने काउंटिंग तो बंद कर दी है, पत्नी के डर से कह लो या उनको मालूम नहीं पड़े इसलिए कह लो, लेकिन ये जो इंटरव्यू देखने के बाद में जो रिएक्शन होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या रिएक्शन होगा? फिर उनको मालूम पड़ा है कि आपने काउंटिंग असल में बंद नहीं की थी। तो अब ये बात तो देखिए भदौरिया जी संकोच कर रहे हैं, पत्नी का नाम आता है तो हर आदमी को संकोच होता है, लेकिन ये ज़्यादा ही पत्नी के मामले में संजीदा लगते हैं मुझे। ज़्यादा परेशान भदौरिया जी हम आपको नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली एक फिगर बताइए आप, फाइनली वो आंकड़ा आपका कहाँ रुका 116 के बाद में, जिसको सब लोग जानना चाहते हैं, जिसको आप पत्नी के डर से बताना नहीं चाहते हैं, नहीं वो हम जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है कि अब रोक दिया था कि अब चलो नहीं बताना तो अब छोड़ो। नहीं बताना था, छोड़ो, बात गई, रात गई, बात गई, वो सब हो गया, लेकिन फिर भी साहब हम आपको छोड़ने वाले नहीं। एक फिगर बताना पड़ेगा आपको, 120 से 130 से क्या फिगर था वो? हाँ, इसके बाद करीबन 10-12 और हो गए थे। मतलब कुल मिला के 128, 130, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में है, हिंदुस्तान में इतना बड़ा एनकाउंटर किसी भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने अब तक नहीं किया है। क्या मैं सही हूँ सर? नहीं, आप सही कह रहे हो, इतने नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा गैलेंट्री मेडल जो 16 मेरे गए हैं, रिकमेंड होके गए हैं, भले ही नहीं मिले हों अभी तक, वो इंडिया में किसी के नहीं गए। किसी मतलब यहाँ तक कि ना आर्मी में, थल सेना, ना नौसेना, ना वायुसेना, इनके भी अधिकारियों को इतने मेडल किसी एक के नहीं गए। ये सर अपने देश का, हिंदुस्तान का इतिहास, जहाँ पे अच्छे लोगों को नॉमिनेट होने के बावजूद राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार बहुत संवेदनशील है, खासतौर पे अच्छे अफसरों के नाम पे। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बार उस जाबाज ऑफिसर के नाम पर, जिस पर उसका हक है, एटलीस्ट एक राष्ट्रपति अवार्ड तो मुझे लगता है 26 जनवरी को अनाउंस होना चाहिए। मेरी इल्तिजा है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप जो चाहे मोदी साहब, मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24, ग्वालियर।